पे रखते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी से कुछ ज्यादा ही लगाव लगता है, ऐसा है क्या? देखिए, वो हमारे मित्र हैं, वो अपना मानते हैं, दास पर कृपा करते हैं, मिलते हैं अच्छे से। पूज्य गुरु जी के पास भी हम जाते हैं, पूज्य महाराज जी के पास भी जाते हैं। सभी महापुरुषों का दास, हम बच्चे हैं ना सबके, हम छोटे हैं, तो सभी संत समाज का आशीर्वाद दास पे बना रहता है। उम्र कितनी है आपकी महाराज जी? बहुत आपके भक्त जानना चाहते हैं, तो लोग आपको सुनते हैं। 33। 33 साल की उम्र में महाराज जी इतने पॉपुलर हो चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज श्रद्धालुओं से बातचीत के दौरान अक्सर कुछ ऐसा भी कह जाते हैं जो हैरान कर देता है। कैसे, देखिए जरा। क्या पढ़ते हो? बाइबल। क्या कहती है बाइबल? गीता पढ़ती हो बेटा? नहीं। आप मानती हो कृष्ण को भगवान? जी मानती थी। मानती थी जी। अब नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? जब से बाइबल पढ़ने लगी तब से छोड़ दिया। जब से बाइबल पढ़ने लगी तो कृष्ण को छोड़ दिया। तो शादी हो जाएगी आपकी, कल को दूसरा पुरुष अच्छा लगने लग जाएगा तो अपने वाले को छोड़ दोगी? तो सुना आपने, और जिस तरह से रिएक्ट किया इस बच्ची के इस बयान पर बाबा ने, वो आपने देखा। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, और वो सवाल मुकदमे का ये रहा आपके सामने। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वायरल होने के लिए चुभने वाली बात बोलते हैं? महाराज जी ऐसा है क्या? ऐसी बात बोलो जो चुभ जाए सामने वाले को। जिस भाषा से समझोगे उस भाषा का प्रयोग है। हमारे यहाँ हनुमान जी लंका गए तो रावण ने पूछा, हमारे राक्षसों को, हमारे लोगों को तुमने क्यों मारा? हनुमान जी बोले, हमने थोड़ी मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैंने किसी को नहीं मारा। जो जैसी भाषा में समझेगा, हनुमान जी कहते हैं उसे वैसी भाषा में समझाओ। तो हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। जो जैसी भाषा में, जैसे शब्दों से समझेगा। भाषा मतलब ये नहीं कि मार देना, किसी को मारना अपराध है, पर भाषा जो जैसी मीठी भाषा में समझो तो मीठी भाषा। लेकिन शब्दवाण जो है वो आप चलाते हैं। अब जैसे इस बच्ची ने कहा, तो आपने कहा कि भाई अगर किसी से शादी करोगे, दूसरा पसंद आ गया तो उसके पास चली जाओगी। अब सोचिए ना, महिला का अपमान नहीं है क्या? अब सोचिए कि वो लड़की ऐसी है जो हिंदू लड़की है, गीता नहीं पढ़ती पर बाइबल पढ़ रही है। अब बताइए। क्या तो क्या वाह, कहना चाह रहे हैं जी? देखिए ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। देखिए कई बार छोटी बच्ची है तो कृष्ण को ना जाने। अरे सुन लीजिए, धर्म के आवरण में कुछ हिडन एजेंडा भी होता है। वह हिडन एजेंडा होता है कि अपने धर्म की वकालत करना, दूसरे धर्म के प्रति घृणा फैलाना। तभी एक अच्छे व्यक्ति के लिए, एक श्लोक में कहना चाहूंगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारम पुण्यायम पापायम परपीड़नम। 18 पुराण में बस यही दो बातें हैं कि परोपकार जो पुण्य है और दूसरे कष्ट देना पाप है। धर्म की भी यही खासियत है कि मानवता मनुष्यता के लिए है, न कि धर्म के लिए मनुष्य है। एक धर्म जब दूसरे धर्म के खिलाफ एक तरह से दुष्प्रचार फैलाता है, दूसरे धर्म ग्रंथों के खिलाफ दुष्प्रचार करता है, इसका मतलब धर्म के अंदर उसका हिडन एजेंडा है, और वह हिडन एजेंडा कहीं ना कहीं सत्ता तंत्र को मजबूत करता है। ठीक है, जल्दी से इस पर आप अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद फिर बाबा जवाब। मेरा एक सवाल ये है कि आपके सारे जो बयान होते हैं वो पितृ सत्तात्मक सोच को बढ़ावा क्यों देते हैं? आप लड़कियों को ही क्यों बोलते हैं हमेशा ऐसी चीजें? और ये दूसरे धर्म को नीचा दिखा के आप हिंदू धर्म को क्या बड़ा करने वाले हैं? ठीक है, ये सारी गाइडलाइन जो है ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्यों है बाबा? लड़कों के लिए गाइडलाइन कब जारी करेंगे आप? सबके लिए, दोनों के लिए। दोनों के लिए। लड़का है, उन्होंने बोला परोपकाराय पुण्याय। देखिए इन्होंने बात किसकी की? परोपकार की। परोपकार की बातें तो कर रहे हैं, पर परोपकार का ये समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, एक ये दास अनिरुद्ध जो आपके सामने है, मेरी एज है 33 साल। इस 33 साल की आयु में मैंने जितना हो सका आज तक समाज की सेवा की। क्या सेवा की? 150 विद्यार्थी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनका रहना फ्री, खाना पीनी फ्री, पढ़ना फ्री, कॉपी किताब सारा फ्री, रहना खाना सब पढ़ते हैं, सबकी फ्री व्यवस्था है। 280 माताओं के रहना खाना फ्री है। 30,000 वृंदावन धाम इतना बड़ा धाम है, कोई भी आए सबको भोजन फ्री। कोई भी आओ, 10,000 लोग आओ, आप 50,000 लोग लेके आओ, सबको फ्री। अब इस उम्र में यदि मैं इतना कर रहा हूं और मांग के कर रहा हूं, भीख मांग के, आप सबसे चोरी नहीं कर रहा हूं,
मैं अपने भाई बेटा अपने बाप से मांग सकता ना, पिताजी पैसे दो, मैं भी मांग रहा हूँ, बाप को देना हो देगा, नहीं देना हो नहीं देगा, मैं भी मांग रहा हूँ, कथा सुना रहा हूँ, मांग रहा हूँ और समाज की वृद्ध माओं की, बेसहारा माओं की सेवा कर रहा हूँ। ठीक है, जो और सेवा का आपने महाराज जी जिक्र किया है, ये सेवा ही परमो धर्मा। ये TV9 भारतवर्ष की टीम ने अपनी आंखों से देखा भी है। जरा दिखा देते हैं आपको। वृंदावन में वृद्धाश्रम के अलावा गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र, जिसका अभी अभी जिक्र किया महाराज जी ने, वहां पर कैसे सेवा की जाती है, एक झलक आपको दिखाते हैं। और यहां पर अखंड रसोई चलाई जाती है, जहां रोज 25 से 30 हजार संतों और भक्तों को भोजन उपलब्ध कराने का दावा है। इस रसोई के जरिए सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक भोजन की व्यवस्था रहती है। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। फुटपाथ पर सोने वाले हजारों संत प्रसाद लेने यहां पर आते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बताते हैं कि आने वाले दिनों में संतों के लिए संत निवास बनाने का भी प्लान है। सुनिए। यहाँ का बहुत अच्छा प्रसाद है, चपाती वगैरह, राइस वगैरह सब अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। महाराज जी के लिए बहुत बहुत महाराज सबके लिए खाना खिला रहे हैं। मेरे को महाराज जी का बहुत कृपा जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ऐसा प्रसाद पूरे भारत में कहीं नहीं है, ऐसे तो कोई भारत में है ही नहीं है। और गुरु जी भगवान की बात तो दूसरे गुरु जी, उनके अलावा। तो ये रिपोर्ट भी हमने आपको दिखा दी क्योंकि अभी अभी इसका जिक्र हुआ। लेकिन बाबा के बारे में अब तक आप ये तो जान ही गए होंगे उनके प्रवचनों को सुनकर कि शब्द बाण चलाते हैं बाबा, लेकिन उनका एक और अंदाज भी है जिससे आपको वाकिफ कराना चाहते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अक्सर हंसी मजाक का तड़का भी लगाते हैं अपने प्रवचनों में। जरा इसकी भी एक झलक दिखाते हैं आपको। तुम्हारी पत्नी बढ़िया है, क्या दिक्कत है उसमें? गुरु जी बढ़िया तो नहीं है, बाहर से बढ़िया दिखते हैं, अंदर से खराब है। हमको देखिए, आप देख रहे हैं आपको। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मैं गुरुजी बनना चाहती हूँ आपकी। बिल्कुल आप बन जाओ मेरी गुरुजी, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? पत्नी हमारी। मराठी बोलिए ना आप, मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। हमने जो बोला समझ में आया? नहीं, जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। जो हमने बोला वो आपका हिसाब बराबर। पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? तो देखा आपने अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का ये रूप भी। महाराज अब मुझे ये बताइए कि कुछ वीडियोस तो आप डालते हैं अपने प्रवचनों के, लेकिन उससे भी ज्यादा संख्या में ऐसे वीडियोस डाले जाते हैं जो दूसरे लोग डालते हैं आपका वीडियो उठाकर काटकर एडिट करके। ऐसे वीडियोस जब आप देखते हैं तो एंजॉय करते हैं? हाँ हाँ देखते हैं, अच्छा लगता है। सब लोग देखिए, सबका कार्य चलते रहना चाहिए। तो आपके बारे में रील या मीम बनाने वालों को आप क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छा बनाएं। अच्छा काम कर रहे हैं वो जो कर रहे हो। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना, और लोग क्या कर, हम तो आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, हमसे बुरा ना कोई। मैं सदा अपनी बुराइयां देखता हूं और अपने को बेहतर करने की कोशिश करता हूं, दूसरों को कम देखता हूं मैं। चलिए ठीक है, दूसरों को आप कम देखते हैं। अब एक बहुत गंभीर प्रश्न हम सब आपके सामने रखने जा रहे हैं महाराज जी। आपको सुनाते हैं जीमेल के आविष्कार पर महाराज जी ने क्या कहा। जीमेल का इस्तेमाल हम और आप सभी लोग करते हैं। जीमेल के आविष्कार को लेकर महाराज जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। आज जो आप लोग जीमेल का उपयोग करते हैं, किसका? जीमेल, जो दुनिया की परम आवश्यकता जीमेल है। आश्चर्य होगा, जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का केवल 14 साल का लड़का था। तो जीमेल का आविष्कार करने वाला भारत का एक 14 साल का बालक था, ये कहा
महाराज ने। जल्दी से इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल मुकदमे का सामने लाया जाए। ये रहा सवाल, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जानबूझकर गलत तथ्य अपनी कथा में बोलते हैं? अनिरुद्धाचार्य जी, ऐसा क्यों कहा आपने? तो बताइए, जीमेल का आविष्कारक 14 साल किया का है जीमेल का आविष्कार, आप बताइए। आपके हिसाब से कौन है? भाई मैंने तो बता दिया मेरे हिसाब से कौन है, आप बताइए आपके हिसाब से कौन है। चलिए हम बताते हैं। सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। अब आपने चुनौती दे दी है तो मैं चुनौती एक्सेप्ट करता हूं। अब बताते हैं आपको, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की बातों का फैक्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि महाराज जी ने खुद ही कहा है। ये देखिए, जीमेल के जन्मदाता जो थे वो पॉल बुखेट थे। कुछ और जानकारियां इनके बारे में है क्या? फैक्ट चेक में क्या सामने आया? बुखेट का जन्मस्थान जो था, उनकी जन्मस्थली वेबस्टर, न्यूयॉर्क में ये पैदा हुए, जिन्होंने जीमेल का इन्वेंशन किया। जीमेल की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को हुई है। देखिए, कुल मिलाकर ये बातें, गूगल में नौकरी, ये देखिए कुछ और तथ्य भी हैं। 1999 में वो गूगल से जुड़े और मैं बता दूं, गूगल के 23वें कर्मचारी थे जिन्होंने आविष्कार किया जीमेल का। और बाबा जी, आप कह रहे हैं कि 14 साल का भारतीय लड़का, उसने जीमेल का आविष्कार किया। समस्या तो यही है कि कोई विदेशी व्यक्ति कुछ कर ले तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, पर भारत का करे तो ऑब्जेक्शन है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं इस बात का। सबसे पहला विमान हमारे भारत में, भैया जीमेल पे आऊंगा क्योंकि विमान पे भी जीमेल ही चलता है ना, आने दीजिए। ऐसा है कि सबसे पहले विमान बना भारत में 1885 में, बनाने वाले का नाम दलपदे जी था। और 1903 में सफल परीक्षण किया, राइट ब्रदर्स ने विमान उड़ाया। अब दुनिया को यह पता है कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, पर दुनिया को यह पता नहीं है कि भारत के दलपदे जी ने विमान बनाया। चूंकि उस समय देश गुलाम था, यदि भारत के नाम खिताब आ जाता तो भारत की वाहवाही बढ़ जाती, और भारत की वाहवाही बढ़ने से अंग्रेजों को नुकसान हो सकता था। तो उन्होंने सारी ड्राइंग चोरी की। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, मनमाना नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। उन्होंने ड्राइंग चोरी की और राइट ब्रदर्स को दी, उन्होंने विमान बनाया। उसी तरह जो आपने ये नाम सुझाया, ये नाम भी मेरे को पता था, ये भी मैंने उस वेबसाइट में देखा। लेकिन जिस वेबसाइट में आपको ये नाम मिला है, आसपास सर्च करिएगा, जरा सा उस व्यक्ति का भी नाम होगा जो भारत का था। चूंकि भारत से इस व्यक्ति ने उसको खरीद लिया, और जब खरीद लिया तो प्रॉपर्टी उसकी हो गई, पर बनाया किसने? उसने नाम हटा दिया। जबकि डीप पे जाएंगे आप तो आपको मिलेगा कि जीमेल बनाने वाला भारतीय व्यक्ति। ये बात बिल्कुल जो मैंने कहा सही है। चलिए, हमने आपको बता दिया कि गूगल का आविष्कारक कौन था। महाराज जी ने अपने तथ्य को वेरीफाई तो एक तरह से नहीं किया है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं उसे इनका जवाब मान लिया जाए। लेकिन सच क्या है, हमारे फैक्ट चेक में क्या सामने आया, हमने आपको बता दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज मानव शरीर के अहम अंगों की कीमत भी बता चुके हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, जरा देखिए ये क्लिप। आप लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े गरीब हैं, जबरदस्ती बने गरीब हो आप लोग। 80 लाख रुपए की बिक जाएगी आपकी आंख बेचना हो तो। 80 लाख रुपए की एक बिकेगी, दोनों बेचना हो तो बताओ। किडनी है ना, 1 करोड़ की एक बिक जाएगी। किडनी बिकती है, आंख बिकती है, आपके शरीर के बहुत सारे अंग बिकते हैं। अब बताओ, आपके पूरे शरीर के अंग एक एक करके बेचे जाए तो मुझे लगता है कि 4-5 करोड़ की कहानी हो जाएगी। तो सुना आपने अंगों की कीमत बताते हुए महाराज जी को। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अच्छे संदेश को भी टेढ़े अंदाज में बोलते हैं? ये है हमारा मुकदमे का अगला सवाल। महाराज जी, बात तो आप अच्छी कह रहे हैं, इंसान को उसकी अपनी कीमत का अंदाजा होना चाहिए, लेकिन अंदाज बड़ा टेढ़ा है। आपने सारी कीमत लगा दी मनुष्य के अंगों की। जब तक कीमत नहीं बताई जाती ना, तब तक लोग उसका मूल्य नहीं समझते। क्या है, लोग चिल्लाते रहते ना, हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े गरीब हैं। ठीक है, एक आर्थिक तंगी हो सकती है किसी की, हमारी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, लेकिन कभी हार नहीं मानना चाहिए हालातों से। और ईश्वर ने जो हमें दिया है शरीर, ये अनमोल है। आज हमारी आंखों में जरा दिक्कत हो जाए ना तो हम लाखों खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट्स में जरा सी दिक्कत आए, हम करोड़ों खर्च करने को तैयार हो जाएंगे। मतलब करोड़ों खर्च करके हम बचा किसे रहे हैं? शरीर को। इसका मतलब यह हुआ कि करोड़ों से ज्यादा अनमोल, संपत्ति से ज्यादा कीमती हमारा शरीर है। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य, शरीर को स्वस्थ रहना पहली आपकी प्रायोरिटी है। पहले का में आप शरीर को स्वस्थ रखिए
और ये मत कहिए कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। आपके पास शरीर है, स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ होगा। मेहनत करिए, सब कुछ आ जाएगा। क्या बात है, ये तो बहुत प्रेरणादायक बात आपने कही। और स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं, हमारी हेल्थ से बड़ा कुछ नहीं। आप हमेशा आलोचक रहे हैं महाराज जी के बयानों के। अरे अच्छी बात जो करते हैं तो तारीफ भी कर दिया कीजिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए अगर कुछ सही बात कहेंगे, साइंटिफिक बात कहेंगे तो उसका समर्थन करेंगे। हाँ। लेकिन जिस भाषा में कह रहे हैं, आप खुद भाषा के समर्थक है कि भाषा अच्छी होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए। आप व्यक्ति की अगर कीमत लगाएंगे, अब हमसे कोई कहे कि आपके शरीर का ये दे दीजिए, इतने रुपये ले लीजिए, तो उस तरह से तो सही बात नहीं है ना, मर्यादापूर्ण ढंग से। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके इतने फॉलोअर्स हैं, आपको इतने लोग देखते हैं, तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। साइंटिफिक बातें फैला करके, अच्छी बातें फैला करके, अच्छे समाज का निर्माण करके। आप स्त्री विरोधी बात करते हैं, कभी किसी समुदाय विशेष के बारे में कुछ बोल देते हैं, तो इसके बजाय सामाजिक सौहार्द के लिए, सभी के उत्थान के लिए और सद्भाव के लिए अच्छी बातें बोलिए। महाराज जी, आप ये मानते हैं कि आपके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हैं तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। आज यदि समाज के उत्थान और सद्भाव की बातें ना करते तो आज आप लोग हमें अपने बीच में क्यों बुलाते? सामाजिक हूं, समाज की सेवा करता हूं अपने हिसाब से, अपने हैसियत से, इसलिए तो आप सबने बुलाया है और आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता है। ठीक है, ठीक है। आपने ये कहा कि आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो अगला सेगमेंट है, जो अगला वक्तव्य हम आपका दिखाने जा रहे हैं, वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है आपके इस बयान से। कामकाजी महिलाओं को लेकर बाबा की सोच क्या है, महाराज जी क्या कह रहे हैं अपने प्रवचन में, जरा सुनिए। लड़का कमा कमा के सारी जिंदगी पत्नी को खिलाता है, कभी ताने नहीं मारता कि मैं तुम्हें खिला रहा हूं। पर लड़कियां कमाने लग जाएं तो पति को ताने मार मार के मार डालते, देखो हम तुम्हें कमा कमा के खवा रहे हैं, तुम तो निठल्ले हो, कुछ करते धरते थोड़ी हो। हाँ या ना? इसलिए लड़कों में लड़कियों से ज्यादा गंभीरता होती है। तो सुना आपने ये क्लिप, महाराज जी क्या कह रहे हैं। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल मुकदमे का अब आने जा रहा है आपके सामने। और वो सवाल क्या है, क्योंकि कामकाजी महिलाओं पर यह टिप्पणी थी, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को आत्मनिर्भर बेटियों से दिक्कत है? महाराज जी ऐसा है क्या? मैं तो कथा में बोलता हूं हर बेटी को झांसी की रानी होनी चाहिए। आत्मनिर्भरता क्या है? अरे आत्मनिर्भर यही है कि आप झांसी की रानी बने, रानी दुर्गावती बने, अहिल्याबाई बने। देखिए हमारे देश में जो नारियों का इतिहास रहा है वो एक बहुत अच्छा इतिहास रहा है। नारियां हमारे यहाँ ना केवल पैसे कमाने तक नहीं, इससे भी आगे जाना है आपको। कहाँ जाना है? सबसे बड़ी जरूरी है नारियों के लिए आत्मरक्षा। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि हमारे पास केवल पैसा हो। चलो आपके पास यदि पैसा है और कल को आपको कोई आके सताने लग गया, परेशान करने लग गया चौराहे गली में, तो कम से कम आपको आत्मरक्षा का तो ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि अपनी अपनी बेटियों को सबको कराटे सिखाओ बिंदास, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। कल को जरूरत पड़े तो वो अपनी रक्षा तो करें। तो आत्मनिर्भर कैसे होंगी अगर वो कहीं काम करेंगी? आप कह रहे हैं कि कामकाजी महिलाएं जो हैं वो अपने पति को फिर कुछ समझेंगी ही नहीं, तो ये कौन सी परिभाषा हुई? ये तो फैक्ट जो बोले जाते हैं वो है, ऐसा है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि कामकाजी महिलाएं अपने पतियों को कुछ नहीं समझती क्या? जी, पति समझता है, पत्नियां नहीं समझती। जी गुरुजी, मेरी जो दादी हैं उन्होंने बहुत साल काम किया, मेरे दादू ने भी नहीं किया काम। मेरे पापा काम शुरू करने वाले थे उस टाइम, और मेरी दादी ने 10-15 साल तक काम किया सिर्फ अपने फैमिली के लिए, और उन्होंने कभी नहीं जताया। वो आज भी काम कर रही हैं, तो क्या वो नहीं काम तो करने चाहिए। हमारी दादी भी काम करती है, हमारी माँ भी काम करती हैं अभी भी। नहीं, वो कह रही है काम करती है लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं। जी जी जी, हाँ, सब नहीं जताती हैं। जिनके लिए कह रहे हैं वो, जैसे आज की जनसंख्या में कुछ लोग हैं कि अगर 4 पैसे कमाने लगती हैं तो वो अपने आदमी की वैल्यू नहीं समझती हैं। वो उनके लिए गुरुजी कह रहे हैं। अच्छा, उनके सबके लिए नहीं। आपको क्या समझ में आया? ज़रूरी तो नहीं है ना ये चीज़ कि मतलब हम सारे काम कर रहे हैं तो फिर ये सब चीज़ मतलब हम सब औरतों के लिए नहीं कह सकते। ये
हम ये तो लोग बातें सबके लिए होती ही नहीं है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि पति अगर काम करता है तो वो जताता नहीं, पत्नियां काम करती हैं तो वो पतियों को जताती हैं। जी, बहुत सालों तक ऐसा रहा है कि औरतें काम नहीं करती थी, घर रहती थी, आदमी काम करते थे, वो जताते थे आके कि अरे मैं काम कर रहा हूँ, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, मैं कमा रहा हूँ ना, ये बहुत है। तो अब जब औरतें कर रही है, उनका टाइम आ गया, तो वो क्यों नहीं जताएंगी? वो अपना हक तो दिखाएंगी ना, हर चीज में तो लेंगी। महाराज जी, जो करेगा वो जताएगा, जो करेगा वो जताएगा। इस पर एक टिप्पणी जल्दी से। अब इस पर टिप्पणी बहन ने कर तो दी, हाँ, कि भाई करेंगे तो जताएंगे, ठीक कह रही है, अब क्या करोगे? अब भाई जो सही है, जो है, हाँ, समाज में जो दिखता है, हाँ, कि देखो पति पत्नी ना दोनों एक साइकिल के पहिए की तरह होते हैं। यदि पति समझदार है तो पत्नी को भी समझदार होना चाहिए, और पत्नी समझदार है तो पति को बहुत समझदार होना चाहिए। रिश्ते चलते हैं ना सहनशीलता से। पत्नी के अंदर भी सहनशीलता हो और पुरुष के अंदर भी सहनशीलता हो तो रिश्ते बढ़िया चलते हैं। मैं ताना मारूं अपनी पत्नी को या पत्नी मुझे मारे, ऐसे में रिश्ते नहीं चलेंगे। आप ताना मार के देख लेना बेटा, आपके रिश्ते नहीं चल पाएंगे। इसलिए रिश्तों में जैसे ही आओ ना, तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दो बातें सहन करनी पड़ती हैं। यदि पत्थर भी छेनी और हथौड़े की चोट सहता है ना, तब जाके वो भगवान बनता है। वरना जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। जो सहता है, क्या बात है, वो रहता है। इसलिए रिश्तों में दो बातें हम पत्नी की सुने, दो बातें पति की सुने। यदि आपके अंदर सुनने की क्षमता है तो आप रिश्ते चला पाएंगे, वरना लिख लो, आपसे रिश्ते ना चलेंगे। ठीक है, ये तो अच्छी बात आपने कही। समझने वालों के लिए बोला है, अब आप समझदार होंगे तो समझेंगे। ठीक है, ठीक है, एक बात के समझदार के लिए सारा मतलब काफी अलग अलग निकाले जाते हैं, ये कह रहे महाराज जी यहाँ पर। बहरहाल देखिए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बच्चों की याददाश्त कमजोर होने की वजह क्या मानते हैं, आइए जल्दी से जानते हैं उनसे। पढ़ते तो हैं मगर याद नहीं होता। पढ़ते तो हैं पर याद नहीं होता। कितने बजे जागते हो? तुम्हारा स्कूल कितने बजे लगता है? 8 बजे। 8 बजे, तो फिर आप 6 बजे जागते होंगे, 7 बजे। ठीक है, आप खाते क्या हैं? दाल चावल दूध। और चिप्स भी खाते हो, चाउमीन भी खाते हो, हाँ। बर्गर भी खाते हो, हाँ। इसलिए याद नहीं होता। इसीलिए याद नहीं रहता, ये आपने सुना। अब इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल मुकदमे का, जल्दी से वो सवाल आपके सामने लाया जाए। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज देसी फूड चेन लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं क्या? महाराज ऐसी कोई योजना है तो आज ऐलान कर दीजिए। मेरी योजना ये है कि सारे बच्चों को सुबह अंकुरित अनाज दिए जाएं, अंकुरित करके, जैसे चने अंकुरित किए जाएं, है ना, दालों को अंकुरित किया जाए, और दालों को और चनों को यदि हम अंकुरित करके बच्चों को खिलाएं, और सुबह नियम बनाएं कि हम रोज एक फल बच्चों को जरूर देंगे, फिर आप देखिए बच्चों की बुद्धि कितनी तेज होती है। अंकुरित अनाज बहुत अच्छा, मैं तो बोलता हूँ अंकुरित खाया, मैं खुद खाता हूँ। मैं मेथी अंकुरित करके खाता हूँ, मैं चने अंकुरित करके खाता हूँ, मैं दालों को अंकुरित खाता हूँ। मेरी बचपन से यही आदत थी, आज भी यही आदत है। तो देसी फूड चेन कोई खोलने वाले हैं क्या? यही है, आप सबके घर में है तो मेरे को खोलने की क्या जरूरत है? ठीक है, ठीक है। अब इस बात पर देखिए कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं भाई। अंकुरित अनाज खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, इस पर भी कुछ ऐतराज है क्या? आप मुस्कुरा रहे हैं बहुत। नहीं, मुस्कुराना तो चाहिए ही। क्यों महाराज जी, सहमत है ना? मुस्कुराना चाहिए। हाँ, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। चलो मुस्कुराए तो सही। बिल्कुल, अच्छा खाना खाना चाहिए और अच्छे विचारों का प्रसार भी करना चाहिए। तो अच्छे विचारों का प्रसार कीजिए, निश्चित तौर पे सब अच्छा होगा। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सही कह रहे हैं आप, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना ही चाहिए। लेकिन देखिए सबकी आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं होती। खास करके देखिएगा जो बाहर रह करके बच्चे तैयारी करते हैं, वो उनके खुद से खाना बनाना होता है तो चाहते हैं कि खिचड़ी बना लें एक ही साथ बना कर, क्योंकि उसमें अधिक टाइम लगता है। सबकी परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि उनके पास पर्याप्त चीज़ें मिले और जल्दबाजी में कुछ खा लेते हैं। लेकिन ये सही कह रहे हैं कि अन्न से हमारे शरीर का, हमारी उसके निर्माण होता है, और ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना स्पेस है, कितना आप। यानी महाराज जी कभी कभी डाइटिशियन का भी काम करते हैं? नहीं, वो सारे काम करते हैं, ही इज एन ऑल राउंडर।
और मेरे ख्याल से बट अगर ये अपनी जो बोलते हैं उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलें और उस पर थोड़ा रिसर्च करके बोलें जिससे इनके ऊपर प्रश्न ना उठे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। जबकि ये कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, पर ये साथ में ये भी कहते हैं कि मैं सही हूँ। तो अब आप सही हैं तो सीख कब रहे हैं, और सीख रहे हैं तो सही कब हैं? तो ये जो पैराडॉक्स है, अब वो बच्ची ने देखिए वहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली। देखिए कहते हैं ना पैसा बोलता है। आपने वो लेडीज़ के बारे में बोला कि वो औरतें कंट्रोल करती हैं। आज की इकोनॉमिक स्थिति ऐसी है, जो आदमी कमाता है उसकी बात तो घर में सुनी जाएगी, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। बाकी कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में कहा जाता है इट मेक्स अ गुड रूफ, बट अ पुअर मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो गुड अम्ब्रेला बट अ पुअर रूफ। नहीं, जो करेगा वो जताएगा भी, और सामने वाले को उसके लिए तैयार रहना। वो नेचुरल है, वो नेचुरल है। आप मतलब उस पर घर में कला नहीं होनी चाहिए कि जता क्यों रहे हो। हाँ, जब जो ठीक है, यही है ना महाराज जी, यही है ना महाराज जी, कोई टिप्पणी? क्या भाई, मैंने तो आज तक देखिए पुराने लोगों को कभी जताते हुए नहीं देखा। हाँ। दादाजी हमारे, पिताजी हमारे, भाई वो अपनी पत्नी को ये थोड़ी जताते हैं कि देख मैं कमाता हूं तो कुछ नहीं करती है। ऐसा नहीं जताना है भाई। पत्नी जितना महत्व पति का है उतना ही महत्व पत्नी का है। मैं पुरुष अकेला कुछ नहीं है और स्त्री अकेली कुछ नहीं है। जब दोनों मिलेंगे तब 100 होगा, तब रिश्ते चलेंगे, तब बात बनेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ये आपको दिखाते हैं कि शादी के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए भी बाबा के पास क्या सलाह है, क्या बता रहे हैं, सुनिए। शादी नहीं हो रही है? हाँ जी। कितने साल के हो? मैं हूँ आप 31। हाँ जी। शादी करना है? हाँ जी। तो काम धाम कर लो कुछ। हाँ, मैं तो वो पैसे वैसे कमाए हो? हाँ। कितने पैसे हैं? अभी तो मेरे पे ज्यादा नहीं है। कितने? अभी 10,000 4-6 हजार? हाँ बस। अरे 4-6 हजार में तो साड़ी मांगेगी आपसे, एक साड़ी दिलाओ। पहले पैसा कमाओ बिंदास, जिस दिन पैसा कमा लोगे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। क्या बात करते हो? चुन लेना, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल मुकदमे का जल्दी से आपके सामने हम रखने जा रहे हैं और ये सवाल रहा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज प्रेम को सौदा समझते हैं? महाराज जी, काय को सौदा? प्रेम को क्या सौदा समझते हैं आप? हाँ, मैंने सौदा कमाओगे कह यानी दिया जितना भाई। पैसा कमाओगे उसी हिसाब से लड़कियां तुम्हें अच्छा या बुरा समझे। भाई लड़की का पिता तो यही देखता है ना कि भाई लड़का कमाने वाला कैसा, पिता तो पैसा देखता है। फिर बिना पैसे के कौन ब्याह कर देगा अपनी बेटी का? इसलिए आपकी काबिलियत देखिए, हमने वहां क्या बोला, बेटा पहले कमाओ, पहले कमाओ और काबिल बनो। जब काबिल बन जाओगे तो लड़कियां बहुत मिल जाएंगी, इसमें क्या? लेकिन एक थ्योरी ये भी तो है ना कि लड़की को ये भी तो हो सकता है कि जिसकी आर्थिक हालत उतनी मजबूत ना हो वो पसंद आ जाए। कहते हैं शादी में सबसे ज्यादा जरूरी प्यार होता है। महाराज जी, फिर तो जो आप कह रहे हैं सब सही है। दरअसल जो आपने तर्क दिया वो बिल्कुल सही है कि कोई बिना पैसे वाला भी तो पसंद आ सकता है, लेकिन महाराज जी प्यार के खिलाफ हैं, अंतरजातीय विवाह के खिलाफ हैं, तो कैसे होगा ऐसे? तो इनको अपने विचार सुधारने चाहिए कि प्यार भी हो सकता है, अंतरजातीय विवाह भी हो सकता है, पैसे की जरूरत नहीं है हमेशा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे नौजवान भी हैं। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी, इस बात से सहमत हैं आप? मुस्कुरा बहुत रही है इसलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, मतलब लड़की को सुनिए, एक मिनट, आपके पास माइक नहीं, आपकी आवाज नहीं जाएगी ना, जिसके पास माइक है। लड़की क्या यही देखती कि किसके पास कितना पैसा है तो उससे शादी की जाए या प्यार किया जाए? ऐसा भी नहीं है कि लड़की यही सब देखती है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ भी। तो बेचारे का करो भला, करवाओ शादी उसकी, जो अभी करवाओ भला। तो देखना चाहिए ना कि मतलब अगर आप जितना कमा रहे हो और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी उतना ही कमाए, तो अगर आप अपनी लीग में नहीं देखोगे तो ऑब्वियसली फिर तो वो होगा ही ना कि मैं तुमसे ज्यादा कमा रही हूँ, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल। क्या ये बात उठती है? सही बात है, सही बात है। पेरेंट्स का नजरिया क्या है इसे लेकर? जी माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? राधे राधे गुरुजी, जब बेटा जिसके पास पैसा नहीं है उससे शादी करोगे तो क्या प्यार कोई ओढ़ोगे, प्यार कोई खाओगे, प्यार कोई पहनोगे? हैं? उसके घर मकान नहीं है, वो कमाता नहीं है, तो प्यार से जिंदा रह जाओगे क्या? आपके हिसाब से प्यार जरूरी है, लेकिन धन दौलत भी ज्यादा जरूरी है। घर मकान भी होना चाहिए, उसका काम भी होना चाहिए, जब तो आगे गृहस्थी चलेगी। प्यार भी होना चाहिए। प्यार से काम ये अनुभव है, ये अनुभव कहना चाह रही जी। ये अनुभव है, वो भावना है, जो वो कह रहे हैं वो भावनाओं बह रही हैं और ये रियल अनुभव है। ठीक है,
सर औरतों को लक्ष्मी कहा जाता है। महाराज जी। औरतों को लक्ष्मी कहा जाता है। मेरे पास उदाहरण है, मेरे फैमिली में ऐसे है कि एक मेल जो जीरो पे था, एक औरत जो उन्होंने उनको हर कदम पे साथ दिया। ये नहीं है कि वो जीरो पे तो मैं क्यों आऊँ उसके साथ, वो पैसे वाला होगा तब आऊँगी। जीरो तक खड़े थे, ऊपर तक पहुँचा, और आज वो अपनी लक्ष्मी की तरह अपनी उनका पैर छूते कि तुम ऐसा जीरो से खड़ी थी। तो नहीं, पैसे नहीं मायने रखते, प्यार मायना करता है। और प्यार होगा तभी पैसा बढ़ेगा, तभी वो आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे। बिल्कुल, यानी केस टू केस जो है ये मामला देखा जाना चाहिए, ना कि इस पर कोई ऐसी जनरल राय देनी चाहिए। ये कुल मिलाकर आप लोगों के तर्क नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब बात पति पत्नी की, महाराज और रसगुल्ला, पति और पत्नी, क्या है ये पूरा मामला? जल्दी से आइए एक नजर डालते हैं। कैसे लड़ाई हो गई शादी वाले दिन? ये रसगुल्ला खिलाते मैं खाती नहीं हूँ, बस इसी पे हो गई। तो इन्होंने आपको रसगुल्ला खिलाया तो आप खा लेती ना, क्या दिक्कत थी? नहीं खाती मीठा। अरे मीठा नहीं खाती, पहली बार पति खिला रहा तो खा लेती आप। नहीं। इतनी जिद्दी क्यों? फिर आपने इनको रसगुल्ला खिलाया कि नहीं? खिलाया था। इन्होंने खाया? हाँ। देखो पति कितने बढ़िया हैं, आपकी बात से सहमत हैं। मतलब आपके पति अच्छे हैं? अच्छे तो हैं। आपकी तरफ से लड़ाई हुई है? हाँ। अब नहीं लड़ना। बच्चों को समझा दो सर। क्या समझाएं बच्चों को? गुस्सा बहुत आती है बच्चों को। तो आपको कम आता है क्या? मुझे भी। रसगुल्ला ही नहीं खाई आप, तो आपकी तो बच्चे हैं। आपको ही समझा देंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। बताइए महाराज जी, रसगुल्ला नहीं खाया एक महिला ने, तो आपने इतना सुना दिया। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है, जल्दी से सवाल आपके सामने रखता हूं। ये सवाल रहा, क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कथा की जगह फैमिली कोर्ट चला रहे हैं क्या? महाराज जी, लोग हमारे पास आते हैं, एक मैया आई, बोले देखिए हमारी पति से लड़ाई हो गई। हमने कहा किस बात पर? हाँ। बोले इन्होंने पहली बार रसगुल्ला खिलाया, हमने नहीं खाया। हमने कहा खा लेते रसगुल्ला, इसमें क्या है? लेकिन कई लोगों को मीठा पसंद होता है, किसी को नहीं होता। और सालों तक उनकी लड़ाई थी एक रसगुल्ले के कारण। सालों तक बोले नहीं आपस में। चलिए, अब इसी मीठे की बात हुई है, रसगुल्ले की बात हुई है, तो इसी नोट के साथ इस शो को हम यहीं पर वाइंड अप करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले महाराज जी आपसे वादा लेना चाहेंगे, पार्ट 2 था ये, पार्ट 3 के लिए उपस्थित होंगे ना आप? जरूर जरूर जरूर। तो देखिए, आप सबके सामने ये भरोसा दिलाया अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कि पार्ट 3 के लिए भी जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और हमारे साथ जो तर्कशास्त्री मौजूद थे आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी TV9 भारतवर्ष पर जारी रहेगा। नमस्कार। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गए बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। जो 55 में बचपन का प्यार याद दिला दे, वो म्यूजिक मैजिक है।